नाज़रीन, मैं नाज़िर महमूद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे 5 जुलाई के हवाले से। आज 5 जुलाई है और जैसा कि आप जानते हैं कि 5 जुलाई को पाकिस्तान की तारीख़ का एक तारीख़ तरीन दिन समझा जाता है। हम बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों पर आज बात करेंगे। एक तो ये कि वो क्या हालात थे जिनमें 5 जुलाई का वाक़या जब जमहूरियत पे शब-खून मारा गया वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, और इसको तारीख़ तरीन क्यों कहा जाता है, यानी इस वाक़े के बाद वो क्या सूरत हाल थी जिससे किसी न किसी तरह पाकिस्तान आज तक नबर्द आज़मा है और उससे निकल नहीं पा रहा। तो समझने की बात यह है कि देखिए 5 जुलाई को जो वाक़यात हुए, यानी पाकिस्तान के पहले मुंतख़ब वज़ीर-ए-आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता जनरल ज़िया-उल हक़ ने उल्टा, मार्शल लॉ लगाया, 90 दिन में इलेक्शन कराने का वादा किया, जो वादा कभी पूरा नहीं हो सका। लेकिन ये 5 जुलाई का दिन, यानी ये जो फ़ौजी बगावत थी जिसने जमहूरियत के कारवान को रोका, जमहूरियत को अपनी पटरी से उतारा, ऐसे वाक़यात तो इससे पहले भी होते रहे थे। तो ये क्या वजह है कि 5 जुलाई को इतना तारीख़ तरीन दिन क्यों कहा जाता है? यहाँ पर बात ये समझने की है कि इससे पहले जो वाक़यात हुए, यानी ये कहानी तो 1950 के अशरे से चली आ रही थी। पहले तो मुतवातिर मुख्तलिफ़ सूबाई हुकूमतों को मुतवातिर मुअत्तल या बर्खास्त किया जाता रहा, वज़राए आला को हटाया जाता रहा। लेकिन सबसे पहला शब-खून जो मारा गया था, हम ये बात जानते हैं, वो 1953 में हुआ था, जब दूसरे वज़ीर-ए-आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत को उस वक्त के गवर्नर जनरल, जो कि अफसरशाही के नुमाइंदे थे, सिविल अफसरशाही के नुमाइंदे थे, मलिक ग़ुलाम मोहम्मद, उन्होंने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को बरतरफ किया था। ये 1953 का वाक़या है, अप्रैल 1953 का। 1.5 साल बाद अक्टूबर 1954 में पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज़ असम्बली को भी उन्हीं गवर्नर जनरल ने, मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने, बर्खास्त कर दिया। तो ये इब्तदाई वो वाक़यात थे जो पाकिस्तान बनने के चंद साल के अंदर अंदर हो गए। और यहाँ पर ये बात याद रखने की है कि ये वो दौर था कि जब सिविलियन ब्यूरोक्रेसी की बालादस्ती मुल्क पर थी, और उसमें जो 3-4 सबसे बड़े नाम थे, उनमें एक तो चौधरी मोहम्मद अली और दूसरे मलिक ग़ुलाम मोहम्मद का था, जिनके साथ बाद में इस्कंदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब ख़ान भी शामिल हो गए। तो उसके बाद जो अहम तरीन वाक़या हुआ वो ये हुआ कि 1955 ऑनवर्ड्स इसमें फ़ौजी ब्यूरोक्रेसी या फ़ौजी अफसरशाही का भी अमल दखल पाकिस्तान में बढ़ता रहा, और कई हुकूमतें तब्दील की गईं, कई वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया, और वो सारे वज़ीर-ए-आज़म जो 1947 से 1948 तक हटाए गए, उनमें से कोई भी एक प्रॉपर तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में नहीं हटाया गया। या तो उसको हटाया उस वक्त के गवर्नर जनरल ने, या ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि वो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो गए। तो उसके बाद जो अहम तरीन वाक़या हुआ वो अक्टूबर 1958 का है, जब मुल्क में पहला मुल्क-गिल मार्शल लॉ लगाया गया, और सदर जो कि एक रिटायर्ड मेजर जनरल थे, इस्कंदर मिर्ज़ा, उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, और मार्शल लॉ लगा के जनरल अयूब ख़ान को मुल्क का पहला मुल्क-गिर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। और उन्होंने कोई 20 दिन बाद 27 अक्टूबर को उन्होंने सदर पाकिस्तान को भी हटा दिया और बराह रास्त इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। तो ये वो पहली फ़ौजी बगावत थी पाकिस्तान की तारीख़ की। दूसरा जो वाक़या हुआ वो उसके 11 साल बाद, जनरल अयूब ख़ान ने 11 साल हुकूमत की, फिर 1969 में जनरल याह्या ख़ान ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया। तो ये जो 2 इक़्तिदार पर कब्ज़े किए गए, इनसे जनरल ज़िया-उल हक़ का मामला मुख्तलिफ इसलिए था कि वो जो पहले वाले थे उनके असरात ख़ासे हद तक ज़ायल हो चुके थे। 1971 में मुल्क टूट चुका था एक जंग के बाद, जिसमें बड़ी खूनरेज़ी हुई। लेकिन पाकिस्तान टूट जाने के बाद जो मगरिबी पाकिस्तान था वो एक तरह से तरक्की के धारे पे चलना शुरू हो गया था, जमहूरियत के धारे पे चलना शुरू हो गया था। लेकिन जनरल ज़िया-उल हक़ का तारीख़ तरीन दौर इसलिए कहलाता है कि उन्होंने उस जमहूरी अमल को रोका जब पहली मरतबा एक वज़ीर-ए-आज़म ने इतनी बड़ी 5 साल हुकूमत की थी, मुंतख़ब वज़ीर-ए-आज़म थे, लेकिन उनको हटाया। और उसके जो दूररस नताइज थे वो जनरल अयूब ख़ान और जनरल याह्या ख़ान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थे। उसकी 2-3 वजूह हैं। क्या असरात हुए? सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया कि वादा खिलाफ़ी को रिवाज दिया मुल्क में। बार बार वो वादे करते थे, बार बार कहते थे कि मैं इलेक्शन करवा रहा हूँ, लेकिन बार बार वो तोड़ते थे। अच्छा, जब रियासत के आला तरीन ओहदों पर फाइज़ लोग इस तरह के काम करते हैं, आइन को तोड़ते हैं, आइन जो है वो मुल्क का सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ होता है, जब रियासती सतह पर आइन को इस तरह से तोड़ा जाता है
तो अवाम से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो भी कानून की पासदारी करेंगे। तो जनरल ज़िया-उल हक़ ने क्या किया? जनरल ज़िया-उल हक़ ने ये किया कि उन्होंने एक तो मज़हब का इस्तेमाल किया, बेदरग इस्तेमाल किया। अच्छा, मज़हब के इस्तेमाल से क्या हुआ कि मुल्क में जो एक मजहबी रुझान था मजहबियत का, अब यहाँ ये बात समझने की है कि मजहबियत और मज़हब दो अलग अलग चीज़ें हैं। मज़हब का मतलब ये होता है कि ये हर एक का इनफरादी मामला है, मेरा और आपका इनफरादी मामला है। मैं कितनी नमाज़ें पढ़ता हूँ, किस तरह से पढ़ता हूँ, रोज़े किस तरह से रखता हूँ, ये मेरा इनफरादी मामला है। कब इफ्तार करता हूँ, कहीं नहीं, ये इनफरादी मामला है। तो इसमें किसी को दखल देने का इख्तियार नहीं है। लेकिन मजहबियत का मतलब ये होता है कि जब आप हर चीज़ को मज़हब के अक्स से या मज़हब के लेंस से देखना शुरू कर दें। तो जनरल ज़िया-उल हक़ ने पाकिस्तानी माशरे को उस समत में डाला ग्रेजुअली कि पाकिस्तान में हर चीज़ को मज़हब के नुक्ता नज़र से या मज़हब के अक्से से देखने का रिवाज परवान चढ़ा। उसके बाद उन्होंने ये किया कि आइन के बारे में ये कहा कि आइन एक कागज़ का टुकड़ा है जिसको मैं जब चाहे उठाकर फेंक दूंगा। यानी अगर मुल्क का एक खुद साख्ता सरबराह जिसने मुल्क पर कब्ज़ा किया हो, वो जब ये बात कहेगा तो इसका मतलब ये कि आइन और कानून की तो मुल्क में कोई अहमियत ही नहीं रह गई ना। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि तालीम को बिल्कुल तब्दील कर दिया। मेरा ताल्लुक़ चूँकि तालीम के शोबे से है तो मैं ये जानता हूँ कि उससे पहले तालीम हमारे यहाँ फिर भी एक बेहतर रुख रखती थी। जनरल ज़िया-उल हक़ ने क्या किया कि तालीम में इतना ज़्यादा दाएं बाजू का रुझान घुसा दिया कि हमारी तालीम जो एक निस्बतन रोशन ख़याल तालीम हुआ करती थी, उसमें बिल्कुल एक तंग नज़री मुसल्लत कर दी गई। अच्छा, उस तंग नज़री के नतीजे में ये हुआ कि हमारी जो नौजवान नस्लें पिछले 40 बरसों में परवान चढ़ी हैं, वो भी इंतहाई तंग नज़र नुक्ता नज़र या ख़यालात की हामिल हुई हैं। तीसरी बात यह हुई कि उस दौरान में जो हज़ारों की तादाद में अफ़गान जंग के नाम पर जो मदारिस खोले गए, सेमिनरीज़ खोली गई, उन मदरसों में जो मदरसों के ग्रेजुएट्स निकले, अब उनके पास कोई स्किल्स तो थी नहीं। अब जब स्किल्स नहीं होंगी तो वो क्या करेंगे? वो स्किल्स नहीं होंगी तो वो या तो कहीं पर जाके जो अपने यानी मज़हब को ही अपना रोज़गार का ज़रिया बनाएंगे, जिसके नतीजे में ये हुआ कि हमारे यहाँ लाखों नहीं बल्कि मिलियंस की तादाद में एक इतनी बड़ी खेप 40 साल में तैयार हो चुकी है, जिसके पास कोई स्किल, कोई सलाहियत नहीं है सिवाय इसके कि वो मजहबी मामलात में मुदाखलत करें और कोई भी ऐसा वाक़या हो तो वो सड़कों पर निकल आएँ और लॉ एंड ऑर्डर या अमन व अमान का मसला पैदा करें। तो ये तो दूसरा काम उन्होंने किया। फिर क़वानीन में जो ऐसी शदीद किस्म की तब्दीलियाँ लाईं कि वो क़वानीन की तब्दीलियाँ अब तक हमारे लिए ठीक करना बहुत मुश्किल है। फिर पाकिस्तान को अफ़गान जंग में जो जनरल ज़िया-उल हक़ ने झोंका, अब हम अभी तक 40-45 साल हो गए लेकिन हम उससे निकल नहीं पाए। हालांकि आइडियली उस वक्त ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान गैर जानिबदार रहता, पाकिस्तान गैर जानिबदार नहीं रहा। जनरल ज़िया-उल हक़ ने अमेरिका के इशारों पर पाकिस्तान को बिल्कुल एक अमेरिका का जिसको कहा जाता है ना कि ज़रख़रीद ग़ुलाम बनाकर छोड़ दिया और पाकिस्तान ने सारे वो काम किए जो पाकिस्तानी रियासत ने या फ़ौज ने सारे वो काम किए जो कि अमेरिका की ईमा पर किए गए। अब उसके नतीजे में पाकिस्तान में क्लाशनिकोव कल्चर का रुझान हुआ, हेरोइन कल्चर का रुझान हुआ और फिर दहशतगर्दी बतदरीज जो जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर से शुरू हुई। उससे पहले पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं थी। जो दहशतगर्दी शुरू हुई वो होते होते इतनी आगे बढ़ गई कि अब हमारे मुल्क में APS जैसे वाक़यात होते हैं और किसी भी वक्त कहीं भी कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या रोनुमा हो सकता है। तो अगर मैं इस बात को समेटूं कि जनरल ज़िया-उल हक़ के उस दौर को तारीख़ तरीन दौर क्यों कहा जाता है, हाँ, एक बात और कि उसी दौर, ये वही दौर था जब पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा सहाफ़ियों तक को कोड़े लगाए, मुकम्मल सेंसरशिप आयद किया गया, मीडिया पर इज़हार राय की आज़ादी नहीं थी और जो भी सहाफ़ी इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते थे उनको पकड़ कर जेलों में बंद कर दिया जाता था और फिर उनको सरेआम कोड़े भी लगाए जाते थे और फिर हज़ारों की तादाद में सियासी कारकुनों को बंद किया गया और जो भी निस्बतन बेहतर लिबरल या तरक्की पसंद तलबा तंजीमें थीं या ट्रेड यूनियन थी, उन सबको क्रश कर दिया गया और उसके नतीजे में ये हुआ कि मुल्क में कोई भी क़यादत, सियासी क़यादत जो बेहतर आगे आ सकती थी वो नहीं आई। तो ये वाक़यात यानी जनरल ज़िया-उल हक़ ने पाकिस्तान को तालीमी तौर पर, सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर, जमहूरी तौर पर हर तरह से नुकसान पहुँचाया और वो नुकसानात ऐसे थे कि जिनका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। फिर उन्हीं 11 साल के अरसे में सिविल और मिलिट्री अफसरशाही में ऐसे अफसरान भर्ती किए गए जो इंतहाई दाएं बाजू के ख़यालात के हामिल थे, तंग नज़र ख़यालात के हामिल थे, जिसके नतीजे में हमने देखा है कि जनरल ज़िया-उल हक़ के फ़ौत हो जाने के बाद भी हम उस ब्यूरोक्रेसी के चक्कर से निकल नहीं पाए हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम इससे कैसे निकलेंगे। मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि इस मसले का हल सिर्फ़ ये है कि पाकिस्तान में जमहूरी रिवायात को मुस्तहकम किया जाए,
पार्लियामान को चलने दिया जाए, सिविलियन बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए और जो भी पार्लियामान हो उस पार्लियामान को पाकिस्तान में जो 3 ताकत के मराकज़ हैं, एक GHQ, दूसरा सुप्रीम कोर्ट और तीसरा पार्लियामान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसको GHQ और सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट हासिल ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।